वेलकम टू ह्यूमन टेल्स एंथ्रोपोलॉजी। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे ट्विन स्टडी विच इज़ अ टॉपिक इन यूनिट 9.1। ओके, ट्विन स्टडी लास्ट लेक्चर में हमने पेडिग्री एनालिसिस कवर किया था। सो स्टार्ट करते हैं ट्विन स्टडी। स्टार्ट करने के पहले हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे गए हैं अबाउट ट्विन स्टडी। सो 2013 में 10 मार्कर क्वेश्चन रहा है, ट्विन मेथड इन ह्यूमन जेनेटिक्स। 99 में पूछा है कि डिस्कस द रोल ऑफ ट्विन्स इन नेचर नर्चर प्रॉब्लम्स and illustrate your answer with suitable examples. Then, define twins, describe the method of diagnosis of twins. In what way are twins useful in the study of human genetics? Okay. So, twins क्या होते हैं? हमारी समझ में हम इन्हें जुड़वा कहते हैं, राइट? सेम दिखने वाले भाई भाई या सेम दिखने वाली बहनें या फिर सेम दिखने वाले भाई और बहन, ओके, इन्हें हम जुड़वा कहते हैं। सो डेफिनेशन क्या होता है जुड़वा का? सी, मैंने एग्जांपल लिया है, गेम ऑफ थ्रोन सभी ने देखा है आज के डेट में। ओके, दिस वाज सर्सी एंड दिस इज जेमी लानिस्टर। ओके, ऑफस्प्रिंग बॉर्न एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम मदर। ओके, दे वर बॉर्न टुगेदर, ये दोनों साथ में पैदा हुए थे। ओके, फ्रॉम द सेम मदर ऑब्वियसली। बेसिकली इनकी मम्मी जो थी वो वूम में इन दोनों को एक साथ एक ही समय पे कैरी कर रही थी। ओके, इसीलिए इन्हें जुड़वा या फिर ट्विन्स कहते हैं। ओके, this is the simple definition. Okay, now what are the types of twins? Dizygotic and monozygotic. अब हम सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो टर्म है दैट इज जाइगोट, इसे हम समझते हैं। सी, जाइगोट मतलब जब एग फर्टिलाइज होता है स्पर्म से, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? फर्टिलाइजेशन, राइट? सो जब स्पर्म का हेड एंटर करता है, टेल बेसिकली वैनिश आउट हो जाता है। ओके, यहाँ से सेल डिवीजन स्टार्ट होना शुरू होता है। ओके, दिस इज नोन एज जाइगोट। ये बहुत ही अर्ली स्टेज होता है किसका? ह्यूमन डेवलपमेंट का, एक फीटस चाइल्ड के डेवलपमेंट का। ओके, ये जाइगोट आगे चल के फीटस बनेगा, राइट? सो दिस इज नोन एज जाइगोट। नाउ अब हम समझते हैं थोड़ा सा about the menstrual cycle. ये हमारा वूम्ब है। ओके, दीज आर दी फैलोपियन ट्यूब्स। यहाँ होती है हमारी ओवरी। ओके, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी लेडी का, लड़की का, महिला का, ओके, हर महीने एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसमें एक पार्ट होता है ब्लीडिंग। ओके, ब्लीडिंग कब होता है? सी, ओवरी का काम होता है हर महीने किसी एक ऑल्टरनेट फैलोपियन ट्यूब में एग रिलीज करना। मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ, दूसरा कलर। हर महीने एक एग रिलीज करना। ओके, सी, एग रिलीज करने से लेके ओके यहाँ पे ये पूरा एग ट्रैवल करने से लेके यहाँ पे वूम में सेटल होने से लेके पूरे जब ब्लीडिंग हो जाती है, इस कंप्लीट साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ओके, ब्लीडिंग सिर्फ एक पार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ओके, सो नॉर्मली एक ऑल्टरनेटिवली, ओके, या तो इसमें या तो लेफ्ट वाले फैलोपियन ट्यूब में या फिर राइट वाले में, ओके, एक एग रिलीज होता है। ये एग पूरे फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता है और वूम में जाके बैठता है। ओके, जब ये एग फर्टिलाइज नहीं होता है, किससे? स्पर्म से। ओके, सो यहाँ पे इसको फर्टिलाइजेशन सक्सेस करने के लिए यहाँ पूरे ब्लड का एक सूटेबल इन्वायरमेंट बनता है। ओके, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सिस्टम को समझ में आ जाता है, सो वो ब्लड धीरे धीरे रिलीज हो जाता है। दैट इज वंस इन अ मंथ। ओके, दिस इज नॉट एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट? अब डाइजाइगोटिक ट्विन और मोनोजाइगोटिक ट्विन क्या होता है? सी, नॉर्मली यहाँ पे एक ही एग रिलीज हो रहा है, बट अब नॉर्मली यहाँ पे 2 एग्स रिलीज होंगे एट द सेम टाइम, राइट? सो क्या हुआ? ये पहला एग था हमारा, ये दिस इज द सेकेंड एग। ओके, व्हेन अ कपल इज हैविंग सेक्स, ओके, तो मेल जो है, जो मर्द होता है, वो मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज करता है। अब यहाँ पे 2 एग्स ऑलरेडी रेडी हैं, ओके, फर्टिलाइज होने के लिए। सो एक स्पर्म इसे फर्टिलाइज करेगा एंड एक स्पर्म इसे फर्टिलाइज कर रहा है। ओके, सो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ पे स्पर्म का हेड गया, टेल गया,
हेड अंदर गया, टेल वैनिश आउट हो गया. सो यहाँ पे सेल डिविजन शुरू होता है. ओके यहाँ पे कितने जाइगोट बने? 2 जाइगोट. बेसिकली एक जाइगोट बनता है क्योंकि हमारा अबनॉर्मलिटी कहाँ आई? यहाँ पे एग रिलीज करने में. एक ना होके 2 एग रिलीज हो गए. ओके सो यहाँ पे स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, यहाँ पे 2 जाइगोट फॉर्म हो गए. दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विंस, राइट. मोनोजाइगोटिक में क्या होता है? एक ही एग रिलीज होता है, एक ही स्पर्म इसे फर्टिलाइज करता है. नेक्स्ट स्टेप, एग, द टेल गोज आउट, राइट. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे एक डिवीजन हो जाता है. सी यहाँ पे सेल डिवीजन होना शुरू हो गया. ओके लेकिन यहाँ पे एक डिवाइड आ जाता है. एक ही जाइगोट के अंदर 2 अलग अलग बेबीज फॉर्म होंगे. जैसे कि मैंने बताया कि फीटस जो होता है, ये एक एडवांस स्टेज का क्या होता है? जाइगोट होता है, राइट. जाइगोट जब एडवांस होता है उसे हम फीटस कहते हैं, राइट. सो एक ही जाइगोट के अंदर ये डिवीजन आता है और ये 2 अलग अलग इंडिविजुअल में फॉर्म होते हैं. 2 अलग अलग बच्चे इस ही सेल के अंदर फॉर्म होते हैं. दिस इज द प्रोसेस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस. ओके राइट, दीज आर द 2 टाइप्स. सी मैंने जाइगोट समझाया, इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ओके कब होता है ये? दिस इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ओके व्हेन द स्पर्म हैप्लॉइड फ्यूजेस इनटू द एग हैप्लॉइड. सी हैप्लॉइड का कंसेप्ट, प्लॉइडी का मैंने कंसेप्ट बहुत बार बताया है. प्लॉइडी मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट. ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46. दैट इज 23 पेयर्स. ये पेयर आता है मम्मी से, ये पेयर आता है पापा से, राइट. सो जो एग होता है इसके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो स्पर्म होता है इसके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. इसीलिए इसे हैप्लॉइड कहते हैं. यहाँ पे है मतलब कि हाफ प्लॉइडी. अगेन दिस इज हैप्लॉइड. जब ये दोनों कंबाइन होते हैं फर्टिलाइजेशन से, राइट, ये स्पर्म का हेडर, ये टेल है, गया बाहर. ओके यहाँ पे कंप्लीट जब ये मिलेंगे तो दिस विल मेक व्हाट? 46 क्रोमोसोम्स. दिस इज डाइप्लॉइड. इसीलिए जो ह्यूमंस होते हैं, आदमी मतलब औरत, ह्यूमन बींग्स, होमोसेपियंस, ये डाइप्लॉइड क्रिएचर्स होते हैं. ओके इसे मैंने बहुत बार समझाया है पिछले कुछ लेक्चर्स में. ओके यहाँ पे भी थोड़ा बहुत समझा दिया है. आई होप इट इज़ क्लियर. ओके इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? कैरीज डीएनए ऑफ बोथ पेरेंट्स. मैंने बताया एग और स्पर्म दोनों फ्यूज हो रहे हैं, राइट. इट इज़ डाइप्लॉइड, 46 क्रोमोसोम्स. ओके जाइगोट वर्सेस एम्ब्रियो, इसमें डिफरेंस क्या होता है? सी जाइगोट मतलब बहुत ही इनिशियल स्टेज होता है. ओके राइट आफ्टर जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, यहाँ पे सेल डिवीजन कुछ इस तरह से होना शुरू होता है. इसको कहते हैं हम जाइगोट, राइट. लेकिन एम्ब्रियो क्या होता है? एक इनिशियल फॉर्म हो जाता है किसका? बेबी का, राइट. यहाँ पे धीरे धीरे जब ऑर्गन्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे जो सेल्स डिवीजन हो रहे हैं, ओके ये बेसिकली यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि ये सेल कौन सा ऑर्गन बनेगा, ये सेल कहाँ जाएगा उस बेबी के हिस्से में. ओके दिस इज नोन एज जाइगोट एंड दिस इज द एम्ब्रियो. यहाँ पे ऑर्गन्स धीरे धीरे बनना शुरू हो रहे हैं, बेबी धीरे धीरे फॉर्म लेना शुरू कर रहा है. ओके देन कम्स फीटस. सी यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ चुका है. दिस इज द फीटस. ये कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ, यहाँ पे अभी भी प्रोसेस में है, राइट. देन द नेक्स्ट स्टेप इज द बेबी, राइट. सो ये डिफरेंस है जाइगोट और एम्ब्रियो के बीच में डिफरेंस. ओके जाइगोट इज सिंगल सेल्ड, ये सिंगल सेल, एंड द एम्ब्रियो इज मल्टी सेल्यूलर. ओके आई होप दिस इज क्लियर अबाउट जाइगोट. ओके अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्विंस. पहला है हमारा डाइजाइगोटिक ट्विंस. सो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन फेज, मतलब ओव्यूलेशन फेज मतलब कि जब एग रिलीज होता है, ओके जब एग रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मली देयर इज रिलीज ऑफ 1 एग. ये मैंने समझाया, एक ही एग रिलीज होता है नॉर्मली, है ना, फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब्स. बट इन अबनॉर्मल सिचुएशन देयर इज रिलीज ऑफ 2 डिफरेंट ओवा वाया फैलोपियन ट्यूब्स, है ना. एक एग ना रिलीज होके दोनों फैलोपियन ट्यूब में अलग अलग 2 एग होते हैं. ओके दीज 2 डिफरेंट ओवा आर फर्टिलाइज्ड बाय 2 डिफरेंट स्पर्म, राइट. दिस कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ 2 जाइगोट इन द वूम ऑफ द मदर. दिस इज सी डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम फ्रेटर्नल ट्विन भी कहते हैं. ओके नाउ
अब इसका फीचर क्या होता है? दे आर नॉट मोर जेनेटिकली सिमिलर दैन ऑर्डिनरी सिबलिंग्स। सी ऑर्डिनरी सिबलिंग्स मतलब कि जैसे नॉर्मल भाई बहन होते हैं जिनके बीच में एज गैप होता है, ओके भाई बड़ा है या बहन छोटी है या बहन बड़ी भाई छोटा है ना, तो उनमें जितना जेनेटिक सिमिलैरिटी होती है उतना ही डाइजाइगोटिक ट्विंस में सिमिलैरिटी होती है। इट इज़ बिल्कुल पॉसिबल है कि वो दोनों अपनी माँ से एक ही टाइम पे बॉर्न हुए हों, एक ही टाइम पे वो दोनों पैदा हुए हों, लेकिन क्योंकि डाइजाइगोटिक ट्विंस थे इसीलिए अलग अलग दिखेंगे, ओके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी दिखेंगे, बट दे विल बी कॉल्ड एज ट्विंस। एग्जाम्पल यहाँ पे यही होगा, कौन? सर्सी और जेमी लानिस्टर। ओके नाउ ओके द सेकेंड फीचर है डाइजाइगोटिक ट्विंस में बी ऑफ सेम और डिफरेंट सेक्स। जैसे कि हमने देखा सर्सी और जेमी का, दे कैन बी ऑफ, या तो ये दोनों बहनें हो सकती थी, सिस्टर्स, अब यहाँ पे दोनों भाई बहन हैं, राइट? So in dizygotic twins, they can be of different sex, right? Then this abnormality is more common in old mothers. See, अपने भारत में कहते हैं ना कि बच्चा पैदा करने का एक स्पेसिफिक एज होता है, ओके सो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो जो आदमी है, ओके मर्द होता है, मेल होता है, उसकी स्पर्म की क्वालिटी डिग्रेड होती है आगे समय जैसे बढ़ता है, जैसे वो बुढ़ा होता है। सेम गोज विद द मदर, लेडी के साथ उसकी जो एग की क्वालिटी होती है वो डिग्रेड होती है, और इस तरह के दो एग्स रिलीज होना ये कॉमन होता है किसमें? जो मदर्स काफ़ी एज में होती है, ओके सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विंस। नेक्स्ट इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो गया, राइट, जाइगोट इज फॉर्म्ड, लेकिन देर इज ए स्प्लिट ऑफ जाइगोट इन द अर्ली स्टेजेस, राइट? एक ही अंडा था, एक ही स्पर्म था, फर्टिलाइज हो गया, लेकिन इसके अंदर ही स्प्लिट हो गया अर्ली स्टेजेस में, ओके विच डेवलप्स इनटू टू सेपरेट इंडिविजुअल्स, राइट? इट रिजल्ट्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ सिंगल ओवम बाय ए सिंगल स्पर्म। ये मैंने समझा दिया, राइट? फीचर्स क्या है इसके? मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जो आप एकदम जुड़वा भाई बहन मतलब कि जुड़वा भाई या जुड़वा बहन देखते हो ना, दे आर मोस्ट प्रोबेबली मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ओके जेनेटिकली बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल होते हैं। नाउ दे आर ऑलवेज ऑफ सेम सेक्स। आपने देखा होगा कि दो जुड़वा बहनें हैं तो दे वेयर डेफिनेटली मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ओके एक तो शक्ल जो फिजिकल फीचर्स है वो सारे एकदम सेम होगा, और एंड दे विल बी ऑफ सेम सेक्स, ओके इट डज नॉट अकर बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ मदर्स एज। इसका मदर के एज से कोई लेना देना नहीं है, ओके So these are the features of dizygotic and monozygotic twins. Next, अच्छा मोनोजाइगोटिक ट्विन का एक और टाइप होता है, इसे हम कहते हैं सियामीज ट्विन। सो बेसिकली क्या होता है, कुछ आपने टेलीविज़न पे या फिर रियलिटी में देखा होगा कि कुछ ट्विन्स जो बॉर्न होते हैं वो किसी शरीर के किसी एक हिस्से से कनेक्टेड होते हैं, या तो उनके सिर जुड़े होंगे या फिर पीठ से जुड़े होंगे या फिर पेट से, राइट? जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो, ओके दे आर शेयरिंग ऑर्गन्स, सेपरेट स्टमक एंड हार्ट बट शेयर्ड लिवर एंड डायफ्राम, ओके सो इन्हें हम कंजॉइंड ट्विंस कहते हैं या फिर सियामीज ट्विंस कहते हैं, ओके ये एक टाइप होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन का, ओके अब ये क्यों होता है अभी हम समझते हैं। व्हेन देर इज इनकम्प्लीट स्प्लिट ऑफ द जाइगोट, ये जाइगोट फॉर्म हुआ, सॉरी दिस वॉज द एग, दिस वॉज द स्पर्म, फर्टिलाइजेशन के बाद गया टेल, अब यहाँ पे हमारा सेल डिवीजन हुआ, राइट? ये डिवीजन जब कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो पाता है, ओके इससे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जॉइन रह जाता है, राइट? एक कॉमनैलिटी रह जाती है, इसीलिए ये जो ट्विंस होते हैं ये कहीं ना किसी हिस्से से जॉइंड होते हैं, ओके व्हेन देर इज इनकम्प्लीट स्प्लिट ऑफ द जाइगोट इन द इनिशियल स्टेजेस देर इज ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द स्प्लिट पार्ट ऑफ द जाइगोट, okay this results in babies born conjoined from a specific area, either share same body or same organs etc, okay अब इस फिगर से हम समझते हैं दिस इज अबाउट डाइजाइगोटिक ट्विंस, इसको छोड़ दो, यहाँ पे देखो, ओके सी दिस इज द मोनोजाइगोटिक ट्विन, यहाँ पे एग था, ये स्पर्म था, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म हुआ, ओके देन यहाँ पे सेल का डिवीजन शुरू हो गया, ओके सी यहाँ पे ये जो जाइगोट के अंदर डिवीजन होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर, यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन हो गया,
इससे क्या हुआ कि जो ट्विंस बेबीज़ हुए वो एकदम अलग अलग हुए, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेपरेशन है वो कंप्लीट, ये जो जॉइंट पार्ट दिख रहा है, इस यही रीज़न होता है कि या तो मुंडी जुड़ी होती है, या ऑर्गन शेयर करते हैं, या किसी और हिस्से से जॉइंट होते हैं, ओके। दिस इज नोन एज सियामीज ट्विंस, ओके। जॉइंट बॉयज़ और जॉइंट गर्ल्स, सी इनका सेक्स सेम होगा क्योंकि ये मोनोजाइगोटिक, हमने इसके फीचर में देखा, राइट। सो दिस इज द कॉज ऑफ वाई सियामीज ट्विंस आर बॉर्न, ओके। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं कि अब जाइगोसिटी ऑफ ट्विन कैसे हम डायग्नोस करेंगे, ओके। सो पहला है हमारा प्लेसेंटल मेथड। सी प्लेसेंटा, कोरायन, एमनियन, योक सैक, एलेंटोनिन, अब हम इन टर्म्स को सबसे पहले समझते हैं, ओके। डायग्नोसिस ऑफ जाइगोसिटी ऑफ ट्विंस, प्लेसेंटल मेथड हमारा पहला मेथड है, ओके। सो ये कह रहा है कि प्लेसेंटा इज अ टेम्परेरी ऑर्गन बिटवीन मदर एंड फीटस डेवलप ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। सी प्लेसेंटा एक कनेक्शन होता है मदर और चाइल्ड के बीच में, ओके। जब बच्चा पेट में होता है, वूम में होता है, ओके। सो प्लेसेंटा ही कनेक्ट करता है मदर और फीटस को, ओके। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में काम आता है। किस तरह के मटेरियल्स, इट विल बी न्यूट्रिएंट्स। सी जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, राइट, क्योंकि जो वो खाएगी वही न्यूट्रिएंट्स उसके बच्चे को ट्रांसफ़र होगा, राइट। सो दैट इज़ द वर्क ऑफ प्लेसेंटा हियर, ओके। एवरी प्लेसेंटा हैज़ लेयर्स, ओके। प्लेसेंटा की लेयर्स क्या क्या है, दे आर कोरायन, एमनियन, योक सैक एंड एलेंटोनिन। आउट ऑफ देम कोरायन एंड एमनियन आर यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जाइगोसिटी। हमारे ट्विन स्टडी में जब हम जाइगोसिटी को डिटरमाइन करेंगे, ओके, कि ये मोनोजाइगस है या फिर डाइजाइगस है, ओके, तो इसके लिए हमें कोरायन और एमनियन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है अमंग ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, ओके। सो अब हम समझते हैं कि कोरायन एंड एमनियन क्या है। सी दिस इज़ कंप्लीट वूम्ब, ओके। हम अंदर से शुरू करते हैं। बेसिकली दिस इज़ द एम्ब्रियो, दिस इज़ द बेबी, है ना, फीटस है ये, नॉट अ बेबी बट फीटस। फीटस मतलब कि जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, ओके, जब सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे फॉर्म हो रहे होते हैं, स्किन, बोन्स, हेयर एंड एवरीथिंग, ओके, उस डेवलपमेंट स्टेज में उसे हम फीटस कहते हैं, ओके। सो दिस इज़ द एम्ब्रियो हियर, ओके। एम्ब्रियो जिस लिक्विड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है इसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। सी ये इस सैक के अंदर प्रेजेंट है, ओके। दिस इज एम्ब्रियो, दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड, राइट। देन इस फीटस से क्या क्या कनेक्टेड है, देयर इज अ योक सैक एंड योक। योक मतलब कि सी जो भी अंडा खाते दे नो देयर इज अ येलो पोर्शन देयर, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे यही काम है, ओके, योक सैक का, कि इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, ओके। फिर देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज एलेंटोइस, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ओके। So this is the first term, amniotic fluid, okay. Then the second is, ये पूरे components, ये तीन components किसके अंदर है, it is under कोरायन, ये हमारा second component है, okay. Then ये पूरा setup again किसके अंदर है, it will be under albumin, okay. So हमारे लिए important जो components होंगे that will be amniotic fluid, ऐसा fluid जिससे fetus direct contact में है, okay. एंड देन कोरायन, कोरायन के अंदर सारे न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के प्लस द फीटस प्रेजेंट होता है, ओके। दिस इज नॉट कंप्लीटली नोन एज द एमनियोटिक एग, ओके। अगर आप इस फिगर में भी समझो तो फीटस डेवलपिंग इन द यूट्रस, ओके। ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, ये कंप्लीट आपका यूट्रस हो गया, राइट। दिस इज द वजाइना एंड द सर्विक्स, ओके। एमनियन के अंदर ये डायरेक्ट बेबी है, ओके, दिस इज द फीटस, राइट। एमनियन के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, ओके। देन जिससे बेबी मदर एंड बेबी के बीच में कनेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके। और प्लेसेंटा यहाँ बाहर में होता है, ओके। प्लेसेंटा और फीटस के बीच में जो कॉर्ड होता है दैट इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके। सो दीज आर द टू टर्म्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। अब हम इसकी मेथडोलॉजी समझते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विन्स हैव डबल कोरायन, डबल एमनियन एंड अ सेपरेट और फ्यूज्ड प्लेसेंटा, ये आप याद रखेंगे, ओके। कोरायन अलग होते हैं, डबल होते हैं, दिस इज द कोरायन, ये जो सैक है पूरा अलग होगा, ओके। एमनियोटिक फ्लूइड भी अलग होंगे। सी अगर कोरायन अलग है तो एमनियोटिक भी अलग होगा ना, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड किसके अंदर है, एमनियन, और एमनियन किसके अंदर है, कोरायन के अंदर, राइट। सो जहाँ कोरायन सेपरेट होता है ये दोनों भी सेपरेट होंगे ही, ओके।
देन डबल कोरायन, डबल एमनियन एंड अ सेपरेट और फ्यूज्ड प्लेसेंटा। ये दोनों में से या तो प्लेसेंटा सेपरेट होगा या फिर फ्यूज्ड होगा। ओके, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर दे हैव अ सिंगल और डबल कोरायन, सिंगल और डबल एमनियन एंड अ सेपरेट और फ्यूज्ड प्लेसेंटा। यहाँ पे चीज़ें अराउंड 50-50% है। ओके, कि सिंगल या फिर डबल कोरायन होगा, सिंगल या डबल एमनियन होगा। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स देख लेते हैं। ओके, जहाँ पे डबल एमनियन है, डबल कोरायन है और सेपरेट प्लेसेंटा है, इट इज़ पॉसिबल कि या तो वो मोनोजाइगोटिक होंगे या फिर डाइजाइगोटिक होंगे। ओके, डबल एमनियन है, डबल कोरायन है एंड फ्यूज्ड प्लेसेंटा, अगेन मोनोजाइगोटिक हो सकता है या फिर डाइजाइगोटिक, क्योंकि मोनोजाइगोटिक के अंदर हमने देखा ना, दिस इज द फीचर राइट, इट कैन हैव अ सिंगल और डबल कोरायन, सिंगल और डबल एमनियन। ओके, इसलिए दोनों केसेस में या तो मोनोजाइगोटिक हो सकता है या फिर डाइजाइगोटिक ट्विन हो सकते हैं। राइट, देन द थर्ड कंडीशन, सिंगल एमनियन, सिंगल कोरायन एंड अ फ्यूज्ड प्लेसेंटा। डाइजाइगोटिक के अंदर हमेशा कोरायन दो अलग अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ सिंगल है और प्लेसेंटा फ्यूज्ड है। ओके, इसलिए ये यहाँ क्या होगा, मोनोजाइगोटिक ट्विन। अगेन सिंगल एमनियन, सिंगल कोरायन, फिर कंडीशन किसका बन गया, मोनोजाइगोटिक ट्विन का। यहाँ पे प्लेसेंटा सेपरेट है। ओके, तो जो मेजर फैक्टर होगा मोनोजाइगोटिक है डाइजाइगोटिक, इसके लिए डबल एमनियन या फिर डबल कोरायन का डिटरमाइन होना ज़रूरी है। ओके, लेकिन ये एक एब्सोल्यूट मेथड नहीं है टू डिटरमाइन व्हाट जाइगोसिटी ऑफ ट्विंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे कंडीशन है जहाँ आप फिक्स नहीं बोल सकते कि वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है या फिर डाइजाइगोटिक ट्विंस है। राइट, आई होप ये फिगर समझ में आ गया आपको। ओके, सो we move on to our second method. Our first method was placental method. Okay, second is similarity method. Okay, variations are found in genetic traits. See, जो twins होंगे भले वो डाइजाइगोटिक हो या फिर मोनोजाइगोटिक हो। ओके, कुछ ट्रेट्स जैसे कि ब्लड ग्रुप, सीरम प्रोटीन्स, HLA सिस्टम है ना, ट्विंस कैन बी इवेल्युएटेड ऑन दीज फीचर्स। Okay, monozygotic twins show identical features on above criteria, whereas dizygotic twins differ. Why? क्योंकि यहाँ पे जब कोरायन एंड एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे सिमिलर होंगे, राइट, या फिर सेपरेट हो सकते हैं, तो मोनोजाइगोटिक में हमने क्या देखा था उसके फीचर में कि इनके जो फीचर्स होंगे आइडेंटिकल होंगे, एकदम सेम होंगे, जो अपने जुड़वा बहन या जुड़वा भाई देखे होंगे। ओके, दे आर दी मोनोजाइगोटिक ट्विंस। लेकिन डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या है, क्योंकि इनके कोरायन और एमनियन अलग अलग है, बेबी अलग अलग शेल के अंदर है। ओके, सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इसका ब्लड ग्रुप अलग हो, इसका ब्लड ग्रुप अलग हो, हालांकि वो एक ही वूम्ब के अंदर है। ओके, दिस इज द डिफरेंस। देन मोनोजाइगोटिक ट्विंस शो आइडेंटिकल फीचर्स ऑन अबव क्राइटेरिया, whereas dizygotic twins differ. ओके, मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक्सेप्ट स्किन ग्राफ्टिंग। अब स्किन ग्राफ्टिंग क्या होती है? सी, सपोज देर आर ट्विन, ओके, दे आर द ट्विंस, राइट। इस बेबी ने किसी तरह से बर्न्स या फिर उसकी स्किन डैमेज हो गई, उसका स्किन बर्न हो गया। ओके, सो ये जो बेबी है इसके शरीर से एक के किसी ऑर्गन से या फिर किसी हिस्से से उस स्किन को निकाल लिया और इस स्किन को यहाँ पे इसके जहाँ पे बर्न था वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। सो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये इस ग्राफ्टिंग को एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड ग्रुप सिमिलर होना बहुत पॉसिबल है ना। हमने देखा मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर फीचर्स जो होंगे आइडेंटिकल होंगे, राइट। सो ये जो ग्राफ्टिंग है, स्किन ग्राफ्टिंग, इस बेबी के स्किन को ये बेबी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन डाइजाइगोटिक में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये वाले बेबी का ब्लड ग्रुप कुछ अलग हो और इस बेबी का अलग हो। ओके, सो स्किन वहाँ पे ये एक्सेप्ट करे दूसरा ट्विन, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, दिस इज़ द थर्ड कंडीशन। सो ये हमारा मेथड नंबर 2 है, सिमिलैरिटी मेथड, राइट। अ थर्ड मेथड इज स्टैटिस्टिकल मेथड, वीनबर्ग डिफरेंशियल इक्वेशन। सी, हमने सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में हार्डी वीनबर्ग्स लॉ देखा था। ओके, जिसमें एक पॉपुलेशन के अंदर रैंडम मीटिंग होती है। ओके, और वहाँ पे किसी इमिग्रेंट का आना मना है, कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा है, ना कोई बाहर जा रहा है ना कोई अंदर आ रहा है। ओके, सो उसमें जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैसी होंगी ये हमने डिस्कस किया था, राइट।
सो कुछ इसी तरह के इक्वेशंस इसमें हैं, ओके, स्टेटिस्टिकल मेथड में. सो वील जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एकदम ईजी लैंग्वेज में, राइट. ट्विंस ऑफ सेम सेक्स आर मोनोजाइगस ट्विंस, हमने फीचर में देखा था, राइट. मोनोजाइगस ट्विंस जो होंगे सेम सेक्स के होंगे. डाइजाइगोटिक ट्विंस मे बी ऑफ सेम और ऑपोजिट सेक्स, ओके. इन रैंडम मेटिंग P stands for frequency of male born children and Q for female born children in a population, okay. See is then there is an equation related to it, okay. But again ये सारे equation करने के बाद भी it cannot identify who are monozygotic twins. ये इस method का limitation हो गया, okay. Our next method is DNA fingerprinting, or it's a single VNTR, not the repeat of it, okay. VNTR. What is VNTR? Variable number tandem repeats. अब इसको हम समझते हैं. सो डीएनए सीक्वेंस के अंदर एक स्पेसिफिक ऐसा सीक्वेंस होता है, ओके, जो कि बार बार रिपीट करता है, ओके. अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डीएनए सीक्वेंस वेयर अ शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड. हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था न्यूक्लियोटाइड क्या होता है. इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट. एक तो शुगर चेन होता है, एक फॉस्फेट चेन. ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? डीएनए बैकबोन, राइट. और तीसरा क्या होता है? द नाइट्रोजनस बेस, ATGC, है ना. सो VNTR मतलब कि डीएनए का ऐसा सीक्वेंस, ओके, जो कि बार बार रिपीट होता है मल्टीपल टाइम्स इन अ रो, ओके. द नंबर ऑफ रिपीट्स वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल. सी इंडिविजुअल के बिटवीन ये जो रिपीट्स होते हैं वो अलग अलग हो सकता है. सी यहाँ पे सैम्पल एग्जाम्पल है, सैम्पल 1, सैम्पल 2, सैम्पल 3, ये अलग अलग व्यक्ति हैं, ओके. पहले सैम्पल में देखोगे कि यहाँ पे 8 रिपीट्स हैं, सैम्पल 2 में देखोगे कि 9 रिपीट्स है, सैम्पल 3 में 10 रिपीट्स हैं. यही इनको अलग अलग इनका डीएनए जो प्रोफाइल है वो अलग बताता है, ओके. बाय व्हाट? VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, ओके. These variations in repeat numbers are used as genetic marker. ये जो रिपीट्स होते हैं इनको एज जेनेटिक मार्कर यूज़ किया जाता है. किसमें? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक प्रोसेस होता है. ये इसका काम होता है टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स, जैसे कि फॉरेंसिक्स है ना, और पेटर्निटी टेस्टिंग होती है, ओके. बेसिकली जब नहीं पता होता कि बच्चे का बाप कौन है, ओके, तो दे टेक सैम्पल्स, दे टेक डीएनए सैम्पल्स, ओके, और वहाँ पे डीएनए में VNTR दे फाइंड करते हैं वो लोग, ओके. उस बेबी के VNTR से जिसका VNTR सीक्वेंस मैच हो गया, दैट विल बी द फादर, ओके. सो पेटर्निटी टेस्टिंग और फोरेंसिक्स में क्या यूज़ है? कोई डेड बॉडी मिली, ओके, उसके बारे में जानना, सो दैट वो फोरेंसिक्स का काम हो जाता है, ओके. दिस इज़ द यूज़ ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर क्या यूज़ होता है? VNTR मेथड, ओके. नेक्स्ट, अब हम देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है. इसका एप्लीकेशन होता है फोरेंसिक्स में, पेटर्निटी टेस्टिंग में एंड जेनेटिक रिसर्च में, ओके. द टेक्निक रिलाइज ऑन आइडेंटिफाइंग यूनिक पैटर्न्स इन डीएनए सीक्वेंसेस. सबके डीएनए में, हर व्यक्ति के डीएनए में, डीएनए सीक्वेंस में कुछ ऐसे यूनिक पैटर्न्स होते हैं, ओके, पर्टिकुलरली इन नॉन कोडिंग रीजन्स. सी हमने इंट्रॉन और एक्सॉन पढ़ा था, है ना. एक्सॉन मतलब कि कोडिंग रीजन, मतलब कि जो स्पेसिफिक ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं. इंट्रॉन मतलब कि इट इज़ अ नॉन कोडिंग रीजन, ओके. सो ये जो रिपीट्स होते हैं ये पाए जाते हैं कहाँ? नॉन कोडिंग रीजन्स में, ओके. टू क्रिएट अ प्रोफाइल दैट इज हाईली स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल, राइट. इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस VNTR शोज सिमिलैरिटी एट ऑल रेट्स. क्यों? क्योंकि फादर सेम है तो उनके जो रिपीट्स होंगे, जो डीएनए के सीक्वेंस हैं, स्पेसिफिक VNTR की बात करें तो रिपीट्स या तो 8 होंगे, जैसा फादर होगा उतने ही नंबर होंगे, है ना. बट नॉट इन द केस ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विंस. डाइजाइगोटिक ट्विंस शो डिफरेंस एट सम साइट्स एट VNTR. यहीं से हम डिफरेंस समझ पाते हैं, ओके. सी यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये अगर मदर का डीएनए सीक्वेंस है, हमने यहाँ पे 3 VNTR आइडेंटिफाई किए, ओके, और ये फादर का है, यहाँ पे भी अलग अलग सीक्वेंस है, ओके. ऑफस्प्रिंग का देखा जाए तो यूनिक VNTR इन ऑफस्प्रिंग, राइट. तो इस तरह से यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, ओके. पेटर्निटी टेस्टिंग इसी तरह से होती है. हेंस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन हेल्प इन डिटरमाइनिंग एग्जैक्ट जाइगोसिटी एब्सोल्युटली,
ओके ये सबसे ज़्यादा श्योर शॉट तरीका होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग VNTR के थ्रू। ओके अमंग ऑल दी 4 मेथड्स। कौन से 4? हमने 4 मेथड देखे, प्लेसेंटल मेथड, सिमिलैरिटी मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, है ना, और चौथा हमारा हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड VNTR। ओके अब हम देखते हैं अबाउट ट्विन स्टडी एंड हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी मतलब कि आपने अपने पेरेंट्स से कौन से ट्रेट को हेरिट किया है, इनहेरिट किया है। सी आपके माता पिता का हर ट्रेट आप में हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ आप में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ओके सो यहाँ पे हम उन ट्रेट्स की बात कर रहे हैं जो आपने अपने मदर या फिर फादर से इनहेरिट किया है। ओके कॉन्कॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस स्टडी। कॉन्कॉर्डेंस मतलब कि सिमिलैरिटी होती है, डिस्कॉर्डेंस मतलब कि जहाँ दो सिमिलर नहीं है, अलग अलग है, ओके डिफरेंट है। सो दिस इज फॉर डिस्क्रीट ट्रेट्स, राइट। पॉलीजीन, सी ऐसे कई ट्रेट्स होते हैं, एग्जाम्पल हाइट हो गया, ये एक ही जीन से नहीं अलग अलग जीन से इन्फ्लुएंस होता है, 3 से 4 जीन होंगे, ओके एक ही ट्रेट को संभालने के लिए। फिर ऐसे ट्रेट भी होते हैं, सी एक सिंगल जीन है, ये अलग अलग ट्रेट को हैंडल कर रहा है, T1 T2 T3 एंड T4। ओके इसको कहते हैं हम पॉलीजीन। मल्टीपल जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन ट्रेट्स लाइक हाइट, ये वाला एग्जाम्पल। ओके द प्रपोर्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ जीन ऑन दिस फीचर इज कॉल्ड एज हेरिटेबिलिटी। मतलब कि उस जीन का कितना इफेक्ट है, ओके उस फीचर के ऊपर, इसे हम कहते हैं हेरिटेबिलिटी। ओके कंकॉर्डेंस मतलब कि जब कोई पर्टिकुलर ट्रेट इज प्रेजेंट इन बोथ द ट्विंस, है ना। डिस्कॉर्डेंस मतलब कि पर्टिकुलर ट्रेट इज प्रेजेंट ओनली इन वन ऑफ द ट्विंस। ओके दिस मेथड इज यूज टू फाइंड हेरिटेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट कैरेक्टर्स। अब इसकी मेथडोलॉजी क्या है? सी concordance rate for monozygotic, this is MZ is monozygotic and DZ is dizygotic, is known. okay इनका रेट पता होता है। अब कैसे? A high concordance rate for both MZ and DZ indicates environmental determination of a character। मतलब कि एक ट्विन MZ है ना, मोनोजाइगोटिक है, और दूसरा ट्विन डाइजाइगोटिक है। ओके अगर इनमें कंकॉर्डेंस रेट, इन दोनों में मतलब कि सिमिलैरिटी है ना, कंकॉर्डेंस हमने देखा कि पर्टिकुलर ट्रेट इज प्रेजेंट इन बोथ द ट्विंस, अगर इन दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है MZ और DZ दोनों में, इसका मतलब कि इन्वायरमेंट एक फैक्टर प्ले करता है अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक। ओके सी 2 फैक्टर होते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर मतलब कि अबाउट द जीन, ओके नर्चर मतलब कि इन्वायरमेंट। ओके सो यहाँ हम जीन और इन्वायरमेंट का क्या रोल है हेरिटेबिलिटी, किसी ट्रेट को इनहेरिट करने में, इसके बारे में हम समझ रहे हैं। ओके सो MZ में कोई ट्रेट के लिए जो कंकॉर्डेंस रेट है हमेशा हाई होती है, लेकिन अगर DZ में भी वो कंकॉर्डेंस रेट हाई है, इसका मतलब ये होगा कि कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो इस कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करता है। ओके नेक्स्ट, a high concentration for MZ and low concordance for DZ indicates that a more genetic determination of character। मतलब कि ये 2 MZ ट्विन हैं, ओके इनमें कंकॉर्डेंस रेट हाई है और DZ में कंकॉर्डेंस रेट लो है। इसका मतलब जीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है उस स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। ओके क्योंकि जो DZ ट्विन होते हैं इसमें तो डिफरेंस होगा ही होगा, है ना। मतलब कि जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था सर्सी और जेमी लैनिस्टर का, दे वर डिफरेंट सेक्स, है ना, दे वर डाइजाइगोटिक ट्विन्स, हाइट में डिफरेंस, फिजिकल फीचर्स में डिफरेंस, बट दे आर कॉल्ड ट्विन। उनको ट्विन कहा जाता है क्योंकि अपनी मम्मी से सेम टाइम पे पैदा हुए थे, राइट। सो उनमें जो जेनेटिक डिफरेंसेस होना वो स्वाभाविक होगा। ओके तो यही कह रहा है कि जब MZ में हाई कंसंट्रेशन होता है, सी MZ में लो कंसंट्रेशन होना इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन बहुत कम होता है, रेयर होता है। ओके सो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विन में जब कंकॉर्डेंस रेट हाई होता है और DZ में कंकॉर्डेंस रेट लो है, इसका मतलब कि कोई जेनेटिक फैक्टर है जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहा है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। ओके यहाँ पे कैरेक्टर है, दिस इज MZ का कंकॉर्डेंस रेट एंड दिस इज फॉर DZ। ओके सिटिंग अप मतलब कि सीधा बैठना। ओके यहाँ पे कंकॉर्डेंस रेट दोनों का हाई है, 82% एंड 76%, राइट। हेयर कलर की बात किया जाए तो MZ में कंकॉर्डेंस रेट हाई है और DZ में कंकॉर्डेंस रेट बहुत ही लो है ना, 22%। आई कलर में देखा जाए तो अगेन कंकॉर्डेंस रेट MZ में हाई है और DZ में 28% लो है। इसका क्या मतलब हुआ?
ये जो दो केसेस है हेयर कलर और आई कलर, इसमें जीन एक फैक्टर है डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन जहाँ पे दोनों के रेट्स हाई है कंकॉर्डेंस रेट, ये जो फर्स्ट वाला केस है यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा सिटिंग अप एक कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करने में. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, concordance rate for sitting up is high for both mz and dz. इसका मतलब environmental fact determination, environment ने determine कर दिया उस trait को, है ना. concordance rate for eye color is high in mz but low in dz. इसका मतलब कि जीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है उस कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करने में. ओके, सो दिस इज द concordance and discordance study. ओके, इसमें एक सेकेंड मेथड भी आएगा, रेयरिंग स्टडी. Okay, this study is done to find out heritability of continuous traits like height, weight, intelligence. Okay, MZ twins have identical set of genes. ये obvious बात है ना. एक ही zygote के अंदर इनका डिविजन हुआ है तो जीन्स तो सिमिलर होंगे, है ना. एंड एनी डिफरेंस इन फेनोटाइप रिजल्ट्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल इफेक्ट. इसका मतलब कि सी रेयरिंग स्टडी एक की गई है. बेसिकली क्या की है, जो आपने एग्जाम्पल ले लो अपने माइंड में कि जो आपने जुड़वा बहनें या जुड़वा भाई देखे होंगे. ओके, उन दोनों को हम अलग अलग इन्वायरमेंट में डाल दिए, एक को भारत में छोड़ दिए, एक को यूएस ले गए. ओके, तो अब जब ये कुछ समय के बाद मिलेंगे, इनको वापस एक समय में लेके आए और जब इन पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि इनके फिनोटाइप मतलब कि फिजिकल अपीयरेंसेस और फिजिकल ट्रेट में क्या डिफरेंस आए. ओके, वो डिफरेंस कंप्लीट ही होगा इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण, क्योंकि जीन्स तो इनके सेम थे, दे वर मोनोजाइगोटिक, है ना. सो दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट हियर, राइट. आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन. देन फॉर दिस आइडेंटिकल ट्विन्स आर रेज्ड अपार्ट इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स. ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया यही है. ओके, स्टडी ऑफ ट्रेट डिफरेंसेस इन एमजेड ट्विन्स गिव मेजर ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन. ये जो पिछले वाले इसमें हमने देखा था ना कंकॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जेनेटिक और जो जीन है और एनवायरमेंट है ये कैसे प्ले करते हैं किसी ट्रेट को इनहेरिट करने में, है ना. सिमिलर इज दिस रियरिंग स्टडी. स्टडी ऑफ ट्रेट डिफरेंसेस इन एमजेड ट्विन्स गिव मेजर ऑफ, मतलब कि जीन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस ट्रेट को और एनवायरमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस ट्रेट को इनहेरिट करने के लिए. दिस इज नॉन एज द ट्विन स्टडी एंड हेरिटेबिलिटी. ओके, दिस वाज द सेकेंड मेथड. अब हम ट्विन स्टडी के कुछ लिमिटेशन समझते हैं. ओके, सो पहला है, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टिमेट इंट्रा यूटेरिन एनवायरमेंटल कंपोनेंट एंड इन्फ्लुएंसेस. सी इंट्रा यूटेरिन एनवायरमेंट का मतलब ये होता है कि जब वो लेडी प्रेग्नेंट थी, ओके, सो उस यूटेरस के अराउंड या फिर उनकी बॉडी में किस तरह के कंडीशंस थे, जैसे कि हार्मोन लेवल क्या थे, ओके, उनका न्यूट्रिशनल लेवल क्या था, क्या उन्होंने प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया, ओके, क्या उन्होंने कोई सब्सटेंस अब्यूज़ किया जैसे कि अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया. ओके, सो इस तरह के कंपोनेंट से ये समझ में आता है कि द डिफरेंस इन सच इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स में रिजल्ट इन लो कॉन्कॉर्डेंस अमंग एमजेड ट्विन्स. मैंने बताया कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं इनमें कॉन्कॉर्डेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है. ओके, लेकिन अगर वो मदर, वो लेडी कुछ अबनॉर्मल इंट्रायूट्रिन उनके इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स रहे, ओके, सो जो कॉन्कॉर्डेंस रेट है बिटवीन एमजेड ट्विन्स ये बहुत ही डिक्रीज होता है, लो हो जाता है. ओके, सो यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है कि कॉन्कॉर्डेंस बिटवीन मोनोजाइगोटिक ट्विन कैन बी जीरो फॉर सर्टन ट्रेस और कंडीशन. ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं, इट इज़ अबनॉर्मल, ओके, बट इट इज़ पॉसिबल, राइट. सेकेंड, द ट्विन मेथड डज नॉट रिकग्नाइज द नेचर, लोकेशन, बिहेवियर ऑफ जीन्स, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. ओके, जो ट्विन मेथड होता है किसी नेचर के जो ट्रेट है उसका स्पेसिफिक नेचर क्या है, डीएनए में लोकेशन क्या है उसका, ओके, ये इस तरह के कंपोनेंट्स को डिटरमाइन नहीं करता है. ओके, देन हेरिटेबिलिटी एस्टिमेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक लाइक इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर आर नॉट एक्यूरेट बिकॉज द रिजल्ट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट इंटरेक्शन बिटवीन जीन. बेसिकली इस थर्ड पॉइंट का कहना है कि आप जीन और एनवायरमेंट के बीच में जो इंटरप्ले होता है किस चीज़ में, किसी भी ट्रेट को डिटरमाइन करने में, आप उसको स्पेसिफिक एकदम सटीक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. जैसे कि यहाँ पे अगर इंटेलिजेंस और बिहेवियर की बात हो रही है, ओके, तो उसमें जीन का कितना ज़्यादा रोल रहा है और एनवायरनमेंट का कितना ज़्यादा रोल रहा है, आप इसको एकदम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते. ये इसका एक फ्लॉ है, ओके, ट्विन मेथड का. देन फोर्थ पॉइंट इज ट्विन मेथड अज्यूम्स दैट एमजेड ट्विन्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल.
ट्विन मेथड का ये मानना है कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स है वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं, मतलब कि जो कंकॉर्डेंस रेट है एकदम हाई या 100% है, ओके। लेकिन एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि दे डिफर इन अ लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ओके, दिस इज अनदर लिमिटेशन। देन फिफ्थ, twin method cannot be applied to analyze traits like congenital malformations. सी congenital malformation मतलब कि ऐसे जब फीटस अपनी माँ के वूम में होता है, गर्भ में होता है, ओके, तो कुछ ऑर्गन में भी डेवलप नहीं हो पाया। जैसे कई होते हैं ना बेबी की, उनके हार्ट में एक होल होता है। अब इट्स नॉट अ वेरी बिग होल बट इट्स सिग्निफिकेंट, वो इतना सिग्निफिकेंट होता है कि उनकी हेल्थ में, ओके, उनके हार्ट के फंक्शन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। सो ऐसा मैल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन जो कि बर्थ के समय से प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशंस, ओके। तो ट्विन मेथड से इस चीज़ का पता नहीं लगाया जा सकता, इसको एनालाइज नहीं कर सकते, ओके। सिक्स पॉइंट इज इंटर पॉपुलेशन वेरिएशंस आर नॉट अकाउंटेड फॉर, okay, a particular trait may differ for genetic reasons in the population but it may differ for environmental factor in other population. Basically यहाँ पे दो different race की बात हो रही है, okay, एशियंस एंड यूरोपियंस में अगर कंपेरिजन किया जाए वहाँ के पॉपुलेशन में, तो ऐसा कई होता है कि कोई भी अगर ट्रेट है, सपोज इंटेलिजेंस, ओके, इंटेलिजेंस इन दो पॉपुलेशन में अलग अलग कारण से हो सकती है। हो सकता है एशियंस में इट इज़ बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर एंड यूरोप में मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, ओके। सो जो इंटर पॉपुलेशन इस तरह के वेरिएशंस होते हैं, ओके, इसे ट्विन स्टडी अकाउंट नहीं करता है, ओके। देन इसका कंक्लूजन यही है कि ट्विन स्टडी हेल्प्स इन टू डेवलप नेचर वर्सेस नर्चर थ्योरी। नेचर मतलब कि यहाँ जीन हो गया, ओके, एंड नर्चर मतलब कि एनवायरमेंट हो गया, ओके, एंड अंडरस्टैंड द रोल ऑफ जीन्स फॉर मल्टीफैक्टरल और पॉलीजेनेटिक ट्रेट। मैंने बताया कि एक जीन है या फिर एक ट्रेट है, ओके, ये अलग अलग जीन से इन्फ्लुएंस होगा, नॉट जस्ट सिंगल जीन, ओके, जीन 1, जीन 2 एंड जीन 3, ओके। सो इस तरह के पॉलीजेनेटिक ट्रेट को समझने में हेल्प करता है, राइट। लेकिन इट रिक्वायर्स एडिशन of more studies to define specificity of genes and trait. See, ट्विन स्टडी के साथ साथ हमारा एक और मेथड होता है नोन एज को ट्विन मेथड, जिसे हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे, ओके। सो आई होप कि आपको ट्विन स्टडी समझ में आया, ओके। सो फॉलो फॉर मोर, हम आगे के टॉपिक्स में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।